नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 8वां अध्याय, कैसा मलाल। अगले दिन से ही श्री प्रकाश सुबह सुबह ट्रैक सूट पहनकर टेनिस रैकेट वाले बैग में AK-47 और पिस्टल पीठ पर रखकर अपनी मारुति 800 में अनुज और सुधीर के साथ पहले स्टेडियम के चक्कर लगाता, फिर बच्चों के स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी कर महिलाओं को देखता रहता। वहीं आसपास के पीसीओ पर जाकर वह बातें किया करता था। उसके किसी भी व्यवहार को देखकर यह नहीं लग रहा था कि एक दिन पहले ही उसका सबसे करीबी दोस्त आनंद पांडे उसे छोड़कर जा चुका है। ना ही उसकी बातचीत में किसी तरह के मलाल का एहसास होता था कि उसकी खराब हरकत की वजह से उसका सबसे विश्वसनीय साथी उसे छोड़कर चला गया था। उसके इस व्यवहार को देखकर सुधीर हैरत में था। सुधीर ने रात में खाना खाते समय पूछ ही लिया, भाई सूरज दादा ने आनंद का इतना फेवर क्यों किया? आइंदा से अगर तुमने या किसी ने आनंद का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो, हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और 10 बार बता चुका हूं कि वर्चस्व की लड़ाई में कुछ भी गलत नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना कि गलती से भी ना कभी आनंद का नाम मत लेना। श्री प्रकाश गुस्से से बोला। 3-4 दिन बाद एक मीटिंग में लखनऊ के नए एसएसपी अरुण कुमार को यह सूचना मिली थी कि श्री प्रकाश अपने गैंग के साथ फिर लखनऊ में देखा गया है। लगभग 4 महीने बाद लखनऊ में होने की सूचना सुनकर सभी लोगों के माथे पर बल पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जनपथ में आरके सिंह की शहादत में बहुत दिन भी नहीं हुए हैं और यह फिर आ गया। एसएसपी लखनऊ ने सभी अधिकारियों के चेहरों को पढ़ा। कुछ इस तरह पढ़ा मानो कोई एलन वॉट्स की कालजयी किताब द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी पढ़ रहा हो और बेचैनी के एक दौर को समझने का जतन कर रहा हो। उस रात आसमान साफ था और सितारे भी साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन वह रात की बात थी। दिन का वक्त कुछ और ही बयान कर रहा था। एसएसपी लखनऊ ने सबका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। अब इसका टाइम आ गया है। अपने अपने सूत्रों को फिर से सक्रिय करिए ताकि यह कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इंस्पेक्टर देवतिया और अविनाश मिश्रा की तरफ मुखातिब होकर एसएसपी ने कहा, पश्चिम वालों को बुला लो, उनको भी काम पर लगाओ। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सूत्रों से पूछता हूं कि कहां पर गतिविधियां उम्मीद से ज्यादा हैं। सब लोग मनोबल ऊंचा रखिए। इस बार हम ये कहानी हमेशा के लिए खत्म करेंगे। एसएसपी लखनऊ की इस बात से सभी का हौसला बढ़ा और सब लोग अपनी अपनी जगह पर निकल गए। अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे एसएसपी ने सबको पैगाम भेजा कि सभी लोग आधे घंटे में पुलिस लाइन के अर्दली रूम में पहुंचे। सूचना मिलते ही सब पुलिस लाइन की तरफ भागे। ऐसा लगा कि जरूर कोई लोकेशन मिली है। सब लोग वहां इकट्ठा हुए ही थे कि अरुण कुमार भी आ गए। अरुण कुमार ने कहा, मेरे सूत्रों ने पक्के तौर पर यह बताया है कि आज सुबह लगभग 7 बजे वह मॉन्ट पोर्ट स्कूल के सामने मौजूद था। उसके बाद करामत गर्ल्स कॉलेज के सामने लगभग 8 बजे एक एम्बेसडर कार में अपने 2 साथियों के साथ दिखा। वह किसी वजह से छोटे बच्चों के स्कूल के सामने जाता है और स्कूल खुलने के समय, जिस समय अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाते हैं, वह स्कूलों के सामने कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी लगाकर किसी के बारे में बुनियादी जानकारियां बटोर रहा है। एसएसपी लखनऊ से प्राप्त सूचना से यह बात समझ में आ रही है कि किसी बड़े व्यवसायी या सम्मानित व्यक्ति के किसी बच्चे का अपहरण होने वाला है। अपहरण के इस विचार को एसएसपी के सामने व्यक्त किया गया। बात गंभीर थी। अरुण कुमार ने तुरंत कहा, अगर अपहरण हुआ तो इस बार बहुत शोर शराबा होगा। सरकार और डीजीपी वैसे ही बहुत दबाव में है। अगर अपहरण हुआ तो जनता की प्रतिक्रिया भी बहुत खराब होगी और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें पूरी मेहनत करके हर हाल में इस तरह के अपहरण को रोकना है और प्रत्येक दशा में अब की बार उसे ठिकाने लगाना है।
ऐसा लगता है कि ट्रांस गोमती क्षेत्र के ही स्कूलों के सामने वह देखा जा रहा है। आखिरकार कब तक हम लोग उसकी लोकेशन लेते रहेंगे और कांड करने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते रहेंगे? अब काम करने का समय आ गया है। टीम में से किसी ने कहा। सर, इन स्कूलों में एक-एक सब इंस्पेक्टर बैठकर पता करें कि वहाँ कौन-कौन से बड़े व्यापारी या सम्मानित व्यक्तियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी ना एक सूची बना लेते हैं और उनके स्कूल आते-जाते समय उन्हें सुरक्षा प्रदान कराते हैं। अरुण कुमार ने फौरन कहा, कतई ऐसा मत करना। ऐसा करने से यह बात कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी और स्कूलों में अफरा तफरी और दहशत फैल जाएगी। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे और पुलिस की बड़ी बदनामी होगी कि पुलिस ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई ताकि पुलिस का काम आसान हो जाए। जिम्मेदार अधिकारी ट्रांसगोमती के 3-4 अच्छे स्कूलों में जहां संभ्रांत व्यक्तियों के बच्चों का आवागमन रहता है, वहां पर जाकर सुबह 1 घंटे स्वयं अपनी टीम के साथ मौजूद रहें। फोटोग्राफ सबके पास है। एक आध स्कूल को छोड़कर बाकी स्कूलों के गेट पर इतनी जगह नहीं है कि बहुत सारी गाड़ियां पार्क हो सकें। यह ध्यान रखा जाए कि जो भी जाए सावधानी पूर्वक स्कूल के पास ऐसे स्थान पर रहे जहां से सभी आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। यदि बहुत जरूरी हो तो संबंधित प्रधानाचार्य से संपर्क करें। स्कूल के भीतर किसी कमरे से आने जाने वालों पर नजर रखी जाए। सत्येंद्रवीर सिंह, राजेश पांडे, अविनाश मिश्रा और तेवतिया को अलग अलग स्कूलों में जाने के लिए कहा गया। सीएमएस, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर, सेंट फंडारिस, मॉन्टफोर्ट और करामत गर्ल्स कॉलेज पर निगाह रखने के लिए टीमें निर्धारित की गईं और सवेरे स्कूल टाइम से पहले सबको पहुंचने के लिए कहा गया। जगह की ज्यादा दिक्कत मॉन्टफोर्ट और करामत स्कूल में थी, जहां पर किसी एक जगह से सभी आने जाने वालों पर पार्किंग में नजर रखना मुश्किल था। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल में थी। बाहर ऊंची बाउंड्री थी और निषादगंज का मुख्य चौराहा काफी भीड़भाड़ से भरा हुआ था। राजेश पांडे ने अपनी टीम के साथ काफी कोशिश की, लेकिन कोई जगह समझ में नहीं आई। स्कूल के खुलने की प्रतीक्षा की गई और जब प्रधानाचार्य आ गईं तो बाहर खड़े चपरासी के माध्यम से उनको खबर कराई गई कि सीओ केसरबाग मिलना चाहते हैं। प्रधानाचार्य ने तुरंत भीतर आने के लिए कहा। प्रधानाचार्य कक्ष में राजेश पांडे ने जाकर उनसे बात की। पहले तो वह यह समझी कि शायद किसी एडमिशन के बारे में कोई बात करने के लिए आए हैं। छूटते ही उन्होंने कहा कि एडमिशन फॉर्म फरवरी के बाद मिलेंगे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि वे एडमिशन के सिलसिले में नहीं आए हैं, कुछ बहुत जरूरी काम के सिलसिले में आए हैं, तो उन्होंने कहा, बताइए। मैडम, आपके स्कूल के सामने की तरफ या ऊपर छत पर कोई ऐसी जगह होगी जहां से आपके गेट के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों और आने जाने वाले लोगों पर सीधी निगाह रखी जा सके? राजेश पांडे ने कहा। ऐसी क्या बात हो गई है? निगाह रखने का काम तो आप गेट के बाहर से भी कर सकते हैं, प्रधानाचार्य ने कहा। उनसे कहा गया, बाहर भी पुलिस के कुछ लोग सादे वस्त्र में हैं, लेकिन कोई भी एक पुलिसकर्मी आने जाने वाले सभी लोगों पर निगाह नहीं रख सकता। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाई है। करीब आधे घंटे से हम लोग यही सब जांच रहे हैं। यह लड़कियों का स्कूल है। इसमें लोग भीतर किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के रुके होने पर आपत्ति करेंगे। मुझे मैनेजमेंट से पूछना होगा, प्रधानाचार्य ने कहा। उन्होंने तुरंत अपने मैनेजमेंट के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी को फोन कर उनसे कुछ बात की और फिर राजेश पांडे को बताया। देखिए, ऊपर तो सारे क्लासरूम हैं और सबसे ऊपर छत पर कोई कक्ष नहीं है जिसमें बैठकर आप देख सकें। मेरे कक्ष के अतिरिक्त कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे बाहर की कोई चीज दिखाई पड़ती हो। उन्होंने बाहर की खिड़कियां खोलकर दिखाया भी कि इसी कक्ष से बाहर सारी निगरानी रखी जा सकती है। वे कुछ घबराई हुई सी थीं। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, जिस किसी को रुकना है यहाँ वह कितनी देर रुकेगा? राजेश पांडे ने बताया, जब बच्चे आने शुरू हो जाएं तब से लेकर आपका मेन गेट बंद होने तक। प्रधानाचार्य बोली, तब तो लगभग पौन घंटा लग जाएगा। राजेश पांडे अपने ख्यालों में खो गए। उन्हें ख्याल आ रहा था कि जब किसी इंसान को वह जिंदगी जीने का मौका नहीं दिया जाता जिसमें वह विश्वास और आस्था रखता है, तो उसे मजबूरन विधि बाध्य ही होना पड़ता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन एक
बेहतरीन इंसान यह जानने और समझने के बाद भी सब कुछ हासिल कर लेता है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह गलत है। इस खास बिंदु पर आकर अपराध अपराध नहीं रह जाता, एक प्रयास बन जाया करता है। हम गोपनीयता की नाव में किसी छिद्र की तलाश कर रहे थे, पर क्या कहा जाए, कोई अपराध कहीं नहीं होता, कोई धोखा कहीं नहीं होता, बस हो जाया करता है। यह अपराध की साहित्यिक जमीन पर गौहर खोजने का एक तरीका था, और हम जूझ रहे थे अपनी पुलिसिया तकनीकों के साथ। खैर, इसी बीच स्कूल का मेन गेट खुल गया और बच्चे भीतर आने लगे। बहुत छोटे बच्चों के साथ उनके माँ या पिता भी साथ में भीतर की तरफ आ रहे थे। बाहर दोपहिया वाहन काफी संख्या में खड़े हो गए थे। चौपहिए छोटे वाहन सड़क के किनारे ही खड़े करके वे छोटे बच्चों को लेकर भीतर आ रहे थे, जबकि बड़ी ज्यादातर लड़कियां अपनी साइकिलों से आ रही थीं। प्रधानाचार्य के कक्ष से सब चीजें साफ साफ दिख रही थीं। राजेश पांडे अपने हाथ में लिए वायरलेस से बाहर की टीमों से संपर्क कर रहे थे। जैसे ही गेट बंद हुआ, प्रधानाचार्य का धन्यवाद करके राजेश पांडे वापस जाने लगे तो प्रधानाचार्य ने पूछा, "अ, सर, कोई डरने वाली बात तो नहीं है? और आप कौन हैं? मतलब केसरबाग में किस पद पर हैं आप?" राजेश पांडे ने उनको बताया, "कोई डरने की बात नहीं है, और मैं केसरबाग क्षेत्र का डिप्टी एसपी हूँ।" प्रधानाचार्य ने फिर पूछा, "सर, आपके वायरलेस से जो आवाज आ रही थी उससे यह लग रहा था कि आप लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद वह आया नहीं?" राजेश पांडे ने दबी हुई एक हंसी के साथ प्रबुद्ध प्रधानाचार्य से कहा, "मैडम, आप अपना काम कर रही थीं या सारा ध्यान वायरलेस पर लगा रखा था?" प्रधानाचार्य कुछ शंकित होकर बोली, "सर, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे कमरे में कोई पुलिस अधिकारी लगातार उपस्थित रहा है और उसका वायरलेस चल रहा है। मैं दूसरा कोई काम कर भी नहीं पा रही थी, और पता नहीं कि मुझे डर सा क्यों लग रहा है। अगर आप यह बता दें कि मेरे स्कूल से संबंधित कोई बात तो नहीं, ताकि मैं अपने मैनेजमेंट से बात कर सकूं, उन्हें बताना बहुत जरूरी है।" राजेश पांडे ने कहा, "अपने मैनेजमेंट के लोगों को बता दीजिए कि उन्हें कोई पूछताछ करनी हो तो एसएसपी लखनऊ से बात करें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।" इतना कहकर राजेश पांडे वहां से चले गए। लगभग सभी अधिकारी जिन जिन स्कूलों में उन्हें भेजा गया था, वहां से स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद वे निकल गए थे। 11 बजे तक सारे लोग फिर से पुलिस लाइन में इकट्ठा हुए। वहां अपनी अपनी एकत्रित की गई सूचनाएं बताईं, लेकिन इनमें से किसी भी जगह श्री प्रकाश या उसके हुलिये का व्यक्ति नहीं आया था। राजेश पांडे ने अपनी बात बताई। प्राचार्य बहुत सवाल कर रही थी और कुछ घबरा भी रही थीं। उनके मैनेजमेंट के लोगों से बात करनी होगी। अरुण कुमार ने बताया, "उनके प्रबंधक का फोन आया था कि वहां पर उनकी प्रधानाचार्य और बाकी अध्यापक घबरा रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बात है। उनकी प्रधानाचार्य साइमा खालिक को आपत्ति है कि इस तरह से किसी भी पुलिस अधिकारी को, चाहे आधे घंटे भर के लिए ही सही, प्रधानाचार्य के कक्ष में न रुकने दिया जाए। मैंने उनके प्रबंधक को कह दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कूल खुलते समय सिर्फ आधे या पौन घंटे के लिए हम वहां रहेंगे। हम जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें यह भी कहा है कि प्रधानाचार्य चाहें तो मुझसे सीधे बात कर लें। सभी अधिकारी अपना अपना काम करें। अगर स्कूल की तरफ से कोई समस्या आती है तो सीधे मुझसे बात करें।" मीटिंग में यह भी विचार किया गया कि हो सकता है इन चारों स्कूलों के अतिरिक्त किसी और स्कूल में वह गया हो। अरुण कुमार ने बताया, "पिछली बार भी जब सूचना आई थी तो ट्रांस गोमती के इन्हीं स्कूलों की आई थी, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि हर बार वह अलग अलग स्कूलों में देखा गया है। अगर वो किसी एक बच्चे के अपहरण को दिमाग में रखकर स्कूलों के पास दिख रहा है तो उसे किसी एक स्कूल के आसपास ही दिखाई पड़ना चाहिए। यह भी हो सकता है कि उसने एक साथ अलग अलग स्कूल में कई टारगेट रखे हों कि शायद किसी जगह उसको अपना टारगेट मिल जाए। इस सूचना पर काम करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। सुबह के समय कानून व्यवस्था से संबंधित कोई प्रकरण भी नहीं आता। आधे घंटे तक निगरानी करने में कोई हर्ज नहीं है।" स्कूलों की निगरानी का यह क्रम 4-5 दिनों तक लगातार चलता रहा।
करामत स्कूल को छोड़कर कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। करामत की प्रधानाचार्य हर दिन कोई ना कोई सवाल पूछती थीं और जानने की कोशिश करती थीं कि ऐसा क्या होने वाला है कि पुलिस अधिकारी सुबह आधे एक घंटे के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। राजेश पांडे ने बताया, करामत में किसी और को लगा दिया जाए, क्योंकि प्रधानाचार्य के कक्ष के अलावा कोई जगह नहीं है और किसी एक जगह से देख पाना संभव नहीं है। प्रधानाचार्य संभवतः डर गई हैं और ऐसा लगता है कि अपने इस डर की वजह से उन्होंने स्कूल के बाकी शिक्षकों को भी यह बात बता दी है कि स्कूल में कोई घटना घटित होने वाली है। इसलिए पुलिस के अधिकारी रोजाना यहाँ आते हैं। तीसरे दिन उन्होंने यह भी पूछा कि अगर स्कूल से संबंधित कोई बात है तो एसएसपी सर से कहकर कुछ दिन के लिए स्कूल बंद करा दीजिए। यह बात सुनकर एसएसपी अरुण कुमार ने कहा, अगर ऐसा है तो यह बात जरूर बाहर निकल जाएगी, जबकि मैंने उनके प्रबंधक को यह बात बता दी थी। अरुण कुमार ने प्रबंधक को दोबारा फोन करके पूरी बात बताई और यह भी कहा, प्रधानाचार्य का नंबर आप मुझे दे दें, मैं खुद बात करना चाहूंगा। प्रबंधक ने प्रधानाचार्य के कार्यालय का नंबर दिया। अरुण कुमार ने सीधे प्रधानाचार्य को फोन मिलाया। मिलाने से पहले उन्होंने पूछा, साइमा खालिक नाम से तो बुजुर्ग महिला लगती हैं? राजेश पांडे ने बताया, नहीं, बुजुर्ग नहीं है, यही कोई 40-45 साल की उम्र होगी, पढ़ी लिखी हैं और अंग्रेजी में ज्यादा बात करती हैं। अरुण कुमार ने कहा, मैं अभी धमका देता हूं कि इधर उधर की बातें ना करें। मुझे लगा कि बुजुर्ग महिला होंगी तो उन्हें समझाना पड़ेगा। फोन पर प्रधानाचार्य आ गई। अरुण कुमार ने उनसे नाराजगी व्यक्त की और कहा, आप बिना किसी बात के इतना परेशान हो रही हैं। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। समय आने पर आपको भी बता दिया जाएगा। आपको कोई परेशानी हो रही है तो बताइए। अधिकारियों से बहुत सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। अरुण कुमार ने अधिकारियों से कहा, अब वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, आप लोग अपना अपना काम करें। सभी लोग अपने कार्यालय पहुंच गए। तो दोस्तों, ये था वर्चस्व का 8वां अध्याय। अगले अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।